हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकृति क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम सीटेट पेपर 1 के सीडीपी के सभी क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। आई होप सो सभी का पेपर अच्छा बना होगा। तो जो भी नए हो वो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम सभी सब्जेक्ट्स को एक एक करके एनालाइज करते हुए चलेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पेपर 1 के सीडीपी के 30 क्वेश्चंस को। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, अभिकथन असर्शन के अंतर्गत लिखा गया है कि विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। कारण इसमें दिया गया है, विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। तो इसमें से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि व्याख्यान देने और समझाने से प्रभावी शिक्षण सक्रिय होता है। प्रत्याहार और दोहराव की चिंतन प्रक्रिया से प्रभावी शिक्षण होती है। शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं। शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के बारे में सही नहीं है। नेगेटिव आपसे पूछा गया है, तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होती है। अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है, या फिर अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। ये इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशी कौशल से पहले सकल पेशी कौशल विकसित करते हैं। ये किस विकास को दर्शाता है, रेखीय, समीप, दूराभिमुख या अराजक या शीर्षगामी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रॉक्सिमो डिस्टल, यानी कि समीप दूराभिमुख। इस क्वेश्चन का सही आंसर प्रॉक्सिमो डिस्टल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा गया है कि विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं, नैतिक विकास, गतिक विकास, सामाजिक विकास या फिर संज्ञानात्मक विकास। तो जो चिंतन, समस्या समाधान की व्याख्या करता है वो कहलाता है संज्ञानात्मक विकास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा गया है कि रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट या फिर फॉर्मल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, उसका सही आंसर हो जाएगा प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंतर्गत बच्चे इस तरह के व्यवहार करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। समीपस्थ सिद्धांत कहता है, मतलब कि प्रॉक्सिमो डिस्टल जो आपका प्रिंसिपल होता है उसमें क्या कहता है शैशवावस्था में। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, भाषा का विकास तेज गति से होता है क्योंकि वो विकास के लिए संवेदनशील अवधि होती है। सूक्ष्म गति कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है, या फिर अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं, या विकास सिर से पांव तक होता है। तो जो प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलप प्रिंसिपल होता है उसमें अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, फिर से असर्शन एंड रीज़न से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें लिखा गया है कि शिक्षार्थी, अभिकथन में लिखा गया है कि शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। इसके कारण में लिखा गया है कि पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, फिर से असर्शन एंड रीज़न से ही क्वेश्चन पूछा गया है।
तो अभिकथन में लिखा गया है कि बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। कारण में लिखा गया है कि बच्चों का विकास सार्वभौमिक होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही, और ए की आर सही व्याख्या करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, अगेन इसमें असर्शन एंड रीज़न से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें असर्शन के अंतर्गत लिखा गया कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। कारण इसमें दिया गया है, लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास का क्रमिक रूप से चरणों में होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ये इसमें सही आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। फिर से इसमें नेगेटिव पूछा गया है, तो नेगेटिव ऑप्शन आपको बताना है। एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। निश्चित पाठ्यक्रम और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीकों से शिक्षण जो बहिष्कृत न करें, या समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है। तो इसमें नेगेटिव पूछा गया है, तो जहाँ पर भी मानक मूल्यांकन इस तरह के वर्ड दिखाई दें तो वही ऑप्शन हमेशा इसमें गलत होता है। तो यही ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, लेव वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि खाली स्थान बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण होता है। अनुकूलन, संगठन, असंतुलन या निजी वाक। तो निजी वाक जो होता है, इनर स्पीच, ये लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। बाकी ये जो अनुकूलन, संगठन, असंतुलन है, ये सारी चीज़ें जीन पियाजे के द्वारा दी गई थी। तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा निजी वाक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है। तो परिकल्पित तार्किकता, इंद्रियों का समन्वय, वस्तु स्थायित्व या विकेंद्रण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकेंद्रण। जो परिकल्पित हाइपोथेटिकल रीजनिंग है, ये आपके एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के अंतर्गत आता है, मतलब कि फॉर्मल के अंतर्गत आएगा। और जो आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है, ये आपके सेंसरी मोटर स्टेज के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से ये जो विकेंद्रण है, ये आपको मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है, ये इसके अंतर्गत लिखा गया है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा विकेंद्रण। फिर नेक्स्ट है, लिखा गया है कि निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है। तो इसमें ऑप्शंस लिखे गए हैं कि वे प्रश्न जो पाठ को मान्य करने वाले उदाहरणों के लिए पूछते हैं, वे प्रश्न जो किसी पाठ का सारांश मांगते हैं, वे प्रश्न जो शब्द की सरल परिभाषा के लिए पूछते हैं, या वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है। ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं, संज्ञान भावनाओं को प्रभावित करता है लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है, भावनाएं संज्ञान को प्रभावित करती है लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है, या संज्ञान और भावनाएं दोनों स्वतंत्र प्रणालियां हैं, या भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है। ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं, जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा की अवहेलना और उपेक्षा करते हैं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं के बजाय संकेतों और प्रतीकों से शुरू करते हैं, जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का प्रयोग करते हैं, या जब शिक्षक औपचारिक भाषा के प्रयोग पर जोर देते हैं और उसे लागू करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा कि आप प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार से करते हैं, तो जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का प्रयोग करते हैं,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 3 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं, असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण, असफलता और सफलता के लिए बाहरी आरोपण, सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण, या फिर सफलता के लिए बाहरी आरोपण और असफलता के लिए आंतरिक आरोपण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। आप चाहे जैसा भी प्रदर्शन करें, आपको असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण होना ज़रूरी है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए। ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं, सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें दिया गया है, समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित करना चाहिए। विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए, या फिर पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन से ही इसमें समझ आ रहा है कि सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव हमें नहीं करना है, और ना ही किसी समूह में विभाजित करना है, और ना ही रूढ़ियों को प्रमाणित करना और प्रोत्साहित करना है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर इसमें हो जाएगा विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशील को आप जितना ज़्यादा बढ़ावा देंगे, उतना ये वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए समावेशन के रूप में कारगर होगी। तो इस प्रकार से 18 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा गया, कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्तों से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है, क्योंकि वह एक लड़की है और लड़की भाला नहीं फेंक सकती। ये किसे प्रदर्शित कर रहा है, जेंडर समता, जेंडर संबद्धता, या जेंडर रूढ़िवादिता, या जेंडर समानता। तो इसमें साफ लिखा गया है कि ये जेंडर रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करता है, क्योंकि वो लड़की और लड़के में फ़र्क कर रहा है कि उसे कौन सा खेल खेलना चाहिए। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा गया है कि निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है। शारीरिक समन्वय में कठिनाई, रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई, स्थानिक समझ या जानकारी में कठिनाई, या फिर ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। ये इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। निष्क्रिय अनुसरण, अपसारी चिंतन, प्रतिक्रिया सेट, या कार्यात्मक स्थिरता। तो जो समस्या समाधान को बढ़ावा देता है वो हमेशा होता है आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि अपसारी चिंतन। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, अपसारी चिंतन खाली स्थान जबकि अभिसारी चिंतन क्या है। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है, मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट ऑप्शन है मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है या गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, एक ही समाधान पर स्थिर है, या फिर एक ही समाधान पर स्थित है और कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा अपसारी चिंतन जो होता है वो आपके कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, और अभिसारी चिंतन एक ही समस्या पर स्थिर होता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा। आपको नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है, एक आकलन एक छात्र के सीखने में गलत धारणाओं की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है, छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन होता है, या फिर छात्रों और शिक्षकों को अग्रगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान किया गया मूल्यांकन होता है।
तो जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है उसमें क्या नहीं होना चाहिए ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा गया है कि एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। इसमें दो जगह आपके नेगेटिव वर्ड दिख रहे हैं, एक हो गया मानक और एक हो गया तुलना करना। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो आपके रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत नहीं आएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किससे आप उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी होगी, ये आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। ये केवल परिणामों पर केंद्रित होती है, ये सामयिक और विशिष्ट होती है, यह केवल कार्य के अंत में दी जाती है और ये व्यापक और सामान्य होती है। तो इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा ये केवल परिणामों पर केंद्रित होती है, ये बिल्कुल नहीं होगा। सामयिक और विशिष्ट होती है, ये भी नहीं होगा। केवल कार्य के अंत में दी जाती है, ये भी नहीं होगा। तो इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा ये व्यापक और सामान्य होती है। जो आपका फीडबैक होता है उसकी एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में ये शामिल है कि ये व्यापक और सामान्य होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है कि हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार, जो हार्वर्ड गार्डनर थे उन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, तो उसमें से निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है, ये आपको बताना है। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही मेल करता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है संगीतमय प्रदर्शन या रचना करने के कौशल, या स्थानिक प्राकृतिक वातावरण की सराहना करने के कौशल, अंतःवैयक्तिक दूसरों को समझने के साथ संबंध स्थापित करने के कौशल, या फिर तार्किक गणितीय नृत्य या क्रीड़ा संबंधी क्षमताएं। तो आपको पता होगा कि अंतःवैयक्तिक दूसरों को नहीं, खुद को समझने के लिए, यहाँ अगर खुद लिखा होता तो वो ऑप्शन इसमें सही होता। स्थानिक प्राकृतिक वातावरण की सराहना करने के कौशल, ये भी नहीं होगा। तार्किक गणितीय में नृत्य क्रीड़ा नहीं आएंगे, इसमें गणितीय क्षमताएं आती हैं। तो इसमें सबसे सही आंसर आपका हो जाएगा संगीत में प्रदर्शन या रचना करने के कौशल। ये इसमें जो आपके म्यूज़िकल परफॉर्मेंस और कंपोजिशन स्किल्स आते हैं, ये आपके म्यूज़िकल के अंतर्गत आते हैं। तो ये ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन आपके आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। आपको आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन कौन करता है ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं। अभिप्रेरणा जो दूसरों के साथ स्पर्धा में आती है, अभिप्रेरणा जो दंड के भय से आती है, अभिप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कारों से आती है, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। तो जो दूसरे के प्रतिस्पर्धा से आती है वो बिल्कुल नहीं होगा, दंड भी नहीं होगा, बाहरी पुरस्कारों से आती है ये भी नहीं होगा। इसमें सही आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत आपसे पूछा गया है। तो इसमें लिखा गया है कि सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए, पाठ्यचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए, छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका है, छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होना चाहिए। देखिए निष्क्रिय नहीं होता, ये सक्रिय होता, तो इसका आंसर ये सही होता। मानकीकृत परीक्षण ये भी ऑप्शन इसमें नहीं है। पाठ्यचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए, ये भी इसमें नहीं आएगा। तो जो आपका प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत होता है उसके अंतर्गत ये ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा कि सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 28 कि बाधिता एक खाली स्थान स्थिति है जबकि अक्षमता एक खाली स्थान स्थिति है। आपको बाधिता और अक्षमता, इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी के बारे में बताना है कि वो कौन सी स्थिति के अंतर्गत आएगी। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं क्रियात्मक शारीरिक, सामाजिक मनोवैज्ञानिक, जैविक कार्यात्मक और कार्यात्मक जैविक। तो आपका जो बाधिता होता है, इम्पेयरमेंट जो जिसे आप कहते हैं, वो आपके जैविक के अंतर्गत आएगा, मतलब कि बायोलॉजिकल। और जो आपका डिसेबिलिटी होता है मतलब कि अक्षमता, ये आपके कार्यात्मक मतलब कि फंक्शनल के अंतर्गत आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जैविक और कार्यात्मक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है
निम्न में से कौन सा आलंबन के उदाहरण है। आलंबन का मतलब होता है स्कैप फोल्डिंग। इस बार इन्होंने एक नया शब्द यूज़ किया है स्कैप फोल्डिंग के लिए, नहीं तो इसका अक्सर यूज़ करते थे सीटेट में पाड़ और ढांचा मचान, इस तरीके से शब्द इसमें यूज़ किया जाता था। लेकिन इस बार इन्होंने एक नया शब्द लिया है, उसे आप कहते हैं आलंबन। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका नाम इंग्लिश में ही याद रखें तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि हिंदी में हर बार नाम इन्होंने चेंज किया है। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, बोल कर सोचो, संकेत और इशारे, प्रश्न, आधा हल किया हुआ उदाहरण या रट कर दोहराओ। वो हो जाएगा जो क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, उसका सही आंसर हो जाएगा ABCD। बोल कर सोचो, आधा हल किया हुआ उदाहरण, संकेत और इशारे और प्रश्न। जो आपका रट कर दोहरा होगा ये ऑप्शन इसमें नहीं आएगा, तो ABCD क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। रट कर दोहराव इसके अंतर्गत नहीं आएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 30, कोलबर्ग के नैतिक विकास से पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं। तो दूसरे स्तर के तीसरे चरण में, तीसरे स्तर के पांचवें चरण में, या पहले स्तर के पहले चरण में, या फिर पहले स्तर के दूसरे चरण में। तो उन्होंने जो 3 लेवल और उसके 6 स्टेजेस के बारे में बताया था, तो उसमें से ही ये सवाल पूछा गया है। तो जो आत्म केंद्रित होता है बच्चा, वो होता है पहले स्तर के दूसरे चरण में। तो इसमें सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 30 नंबर के क्वेश्चन में इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि हमने सीटेट के CDP पेपर 1 के 30 क्वेश्चन को आज कंप्लीट किया है। इसी प्रकार से हम सभी सब्जेक्ट्स के पेपर 1 हो या पेपर 2, सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर को ऐसे ही डेली एनालिसिस करते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी नए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के एनालिसिस में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।